उस दिन हवा में नमी सी थी, हल्की ठंड। हम गरम और महंगे कपड़ों से लैस लाहौर स्टेशन पौ फटने से पहले ही पहुंच गए। हम यानी साहिब, बीवी, बच्चा और नौकर। आजाद पहले से ही साधु बनकर पहुंच गए थे। चारों तरफ नजरों का जाल बिछा था। अंग्रेज अफसर गश्त पर थे। एक अंग्रेज अफसर की नजर भगत पर कुछ ज्यादा देर ठहरी तो मैंने झट से हाथ का सामान गिराकर बिखेर दिया और सबका ध्यान बटा लिया। जैसे तैसे हम फर्स्ट क्लास में चढ़े और लगा कि खतरा पार हो गया है, लेकिन खतरा 2 कदम पीछे चल रहा था। उस अंग्रेज अफसर को हम पर शक हो गया था। वो ट्रेन के अंदर आ गया। दुर्गा भाभी 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद में पैदा हुई थी। 10 और 11 के समय में उनकी शादी जो है भगवती चरण वोहरा से हो गया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1907 का समय भारत के क्रांतिकारी इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी महत्वपूर्ण है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ है सूरत में। लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि 4 और 5 में जापान ने, जो बहुत छोटा देश था, रूस को हरा दिया था। इसलिए भारत में लोगों को यह विश्वास हो गया था कि हम लोग अंग्रेजों को भी हरा सकते हैं। तो इसको कहते हैं अनरेस्ट इन इंडिया का दौर शुरू हुआ। इसी दौर से मेरे पति भगवती चरण वोहरा और इनके सभी क्रांतिकारी दोस्त भी गुजर रहे थे। भगत सिंह, राजगुरु, आजाद, इन सभी का घर में आए दिन मजमा लगा रहता। क्रांति और आजादी की सिर्फ बातें नहीं होती थीं, उन पर ठोस विचार भी होता था। इनकी बातों और आदर्शों पर मुझे बहुत गर्व होता। भगवती चरण वोहरा जो हैं क्रांतिकारियों में सबसे ज़्यादा विद्वान माने जाते थे और पढ़ने लिखने का उनको बहुत शौक था। लेकिन दुर्गा देवी वोहरा जैसे 11 साल में शादी हो गई तो ये पढ़ी लिखी नहीं थी उतनी, और भगवती चरण वोहरा ने उनको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। और बाद में दोनों लोग एक ही स्कूल में पढ़े भी। और दुर्गा देवी ने प्रभाकर की पहले मैट्रिक किया, फिर प्रभाकर की सर्टिफिकेट लिया और उसके बाद वहीं वो छोटे से स्कूल में पढ़ाने भी लगी थी। छात्रा से शिक्षक बनने तक का सफर मुझे मेरे पति ने ही तय करवाया। मैं जब शादी करके आई थी तब अनपढ़ थी और शायद इसीलिए शिक्षा का महत्व समझती थी। जल्द ही मैं बच्चों को पढ़ाने लग गई, सुबह स्कूल में और शाम को घर पे। शाम को मेरा आंगन आसपास के घरों के नन्हे मुन्नों की किलकारियों से गूंज उठता। उनमें से एक मेरा बेटा सच्ची भी था। हमारा घर या तो पढ़ते हुए बच्चों की हंसी से चहकता या फिर क्रांतिकारियों की खुसर फुसर से। भगवती चरण वोहरा और दुर्गा भाभी का घर सिर्फ घर ही नहीं था, वो राजनीतिक गतिविधियों का एक गढ़ था, वो क्रांतिकारी विचारधारा का एक गढ़ था और ये एक नए तरीके का घर था। इस घर में तरह तरह के क्रांतिकारी भिन्न भिन्न विचारधाराओं से प्रभावित होकर आते थे। यहाँ पर बहुत विचारों का आदान प्रदान होता था। यहाँ पर बहुत सी बातें ऐसी होती थीं जो आने वाले समय में एक नई विचारधारा की नींव रखेंगी। और ये नई विचारधारा जो है, जो कि क्रांतिकारियों की विचारधारा थी, जो गांधी जी की विचारधारा से बहुत अलग थी, ये यहाँ पनपी। आंगन में मैं बच्चों को पढ़ा रही थी कि जब भारत आजाद होगा तो उसकी नींव ये शिक्षित बच्चे ही रखेंगे। और अंदर कमरे में ये और इनके क्रांतिकारी दोस्त बम बनाने के विभिन्न प्रयासों में लगे थे। सफलता मिलनी बाकी थी, लेकिन प्रयत्न जारी था। भगवती चरण वोहरा उस जमाने में
क्रांतिकारियों में जो सबसे पहला नौजवान भारत सभा जिसे कहते हैं, उसका घोषणा पत्र उन्होंने और भगत सिंह ने लिखा था। भगत सिंह से उनका जो परिचय लाहौर के स्कूल में हुआ है और जिसकी वजह से दुर्गा देवी बोहरा, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव और भगत सिंह, ये सब लोगों का एक दूसरे से संपर्क लाहौर में हुआ है। इन्होंने मुझे एक भरा पूरा परिवार दिया था, एक सुंदर बेटा दिया था, शिक्षित किया था और अब एक शस्त्र मेरे हाथों में थमा दिया था। मैं हैरान थी। गोद में बच्चा संभालती पत्नी को कितने पति तमंचा थमाते होंगे, लेकिन शायद इन्हें आगे आने वाले समय और खतरे का आभास हो गया था। मूलतः काम उस जमाने में यह था कि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, क्योंकि ये सभी साथी रोज मिल भी नहीं सकते थे, क्योंकि मिलने से संदेह पैदा होता। तो उसके बदले अगर एक महिला, क्योंकि उस जमाने में ये सोचना भी किसी के लिए बहुत मुश्किल था कि ये काम छोटी लड़कियां कर रही हैं, 20-21 साल की लड़कियां कर रही हैं, कोई सामान ले जा रही है, बम का खोल ले जा रही है एक स्थान से दूसरे स्थान, या बम बनाने वाले जो रसायन हैं वो ले जा रही हैं। घर और सच्ची को संभालते संभालते कब मैं इनके खुफिया कामों से जुड़ गई पता ही नहीं चला। शायद क्योंकि मैं एक गृहिणी थी, माँ थी, अध्यापिका थी, इसलिए शक के दायरे से बाहर थी और इसीलिए मुझे एक जासूस जैसे खुफिया काम दिए गए। अब मेरे चौके से लेकर मेरे आंगन तक मेरे घर का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां आजादी की लड़ाई का काम न चल रहा हो। जहां बाकी की गृहिणियां सब्जी भाजी बना रही थी, मैं इनके और इनके गुट के संग आजादी की लड़ाई की खिचड़ी पका रही थी। उन्नीस 1925 में सचिन नाथ सान्याल ने, जो बंदी जीवन के लेखक हैं, उन्होंने HRA या हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बनाई और उनका जो घोषणा पत्र है उसका नाम उन्होंने रिवोल्यूशनरी रखा। वो घोषणा पत्र 1 जनवरी को 1925 को पूरे देश में छुप के क्रांतिकारियों ने जगह जगह चिपकाया था। क्रांतिकारी वो लोग थे जो अंग्रेज को भगाने में उतनी रुचि उनकी नहीं थी जितनी इस बात में थी कि हम अंग्रेज को भगाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो गैर बराबरी थी, जो गरीबी थी, जो शोषण था, औरत और मर्द के बीच में जो गैर बराबरी थी, उनको ये लगता था कि जब तक अंग्रेज नहीं जाएगा हम अपने एक क्रांतिकारी और आदर्श समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। पार्टी का एक बच्चा इंदर मेरी बहुत मदद करता था। चाय बना देना, यहाँ वहाँ भाग के सामान जुटा लेना, सभी कुछ करता था वो। उस दिन हम दोनों को पर्चे दिए गए, मुझे बांटने थे, उसे दीवारों पे चिपकाने थे। क्रांतिकारी होने का मतलब ही यही था उस समय कि आप गुप्तचर किस्म का काम करेंगे। कि दुर्गा भाभी का जो रोल था वो शुरू में इन्हें सूचना को इकट्ठा करना और गुप्त जो कोड्स हैं जिनको हम कहते हैं क्रांतिकारी कोड्स, उनको बनाना। और जैसे पत्र लिखती हैं तो पत्र में कुछ पंक्तियां जो हैं वो दूध से लिखी जा रही हैं और ताकि प्रकाश आने पर या किसी मोमबत्ती के सहारे से उन अक्षरों को पढ़ा जा सके। और मैं एक बात और भी कहूँ कि ये जो लेटर्स थी, पत्र थी, उनको भी इधर उधर भिजवाती थी। तो ये एक पोस्ट बॉक्स का काम भी करती थी और अपने आप को पोस्ट बॉक्स कहती थी। तो ये दुर्गा भाभी का एक गुप्त रूप से कार्य था। इंदर ने कहा था वो पोस्टर चिपका के मुझे घर पर ही मिलेगा। मैं शहर के एक चौराहे पर पर्चे बांट रही थी। न जाने कब इंदर पुलिस स्टेशन के पास वाली गली में पोस्टर चिपकाने चला गया। बहुत तेज भागता था इंदर, पर उन्होंने उसकी टांग में ही गोली मार दी।
कसम खाई थी किसी की मौत पे ना रोने की। उससे शहीद का अपमान होता था। उस दिन तो मैं आंसू पी गई, लेकिन अब आंखों में उन आंसुओं की जगह सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। गोली इंदर को लगी थी, लेकिन उसका जहर हम सब के भीतर प्रतिशोध बनकर धीरे धीरे घुल रहा था। उन्नीस 1928 में बंगाल के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, पंजाब के क्रांतिकारी मिले और उन्होंने संगठन बनाया। उन्होंने एचआरए संगठन को फिर से जिंदा किया, लेकिन उसमें फर्क यह है कि एचआरए के साथ उन्होंने एचएसएस जोड़ दिया, सोशलिस्ट। एचएसआरए हो गया, वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एंड आर्मी। मतलब कि हमारा उद्देश्य एक समाजवादी देश बनाना है। ये बनाने के बाद ही 1928 में बना है। उसी साल साइमन कमीशन यहाँ आया, जिस कमीशन का उद्देश्य था भारत के जो उस समय का संविधान था उसमें क्या रिफॉर्म की जरूरत है, इसके अध्ययन के लिए बाकायदा एक कमेटी इंग्लैंड से यहाँ आई, जिसके चेयरमैन साइमन थे। उस कमेटी में कोई भी हिंदुस्तानी नहीं था, इसलिए कांग्रेस और उस समय के तमाम राजनीतिक दलों ने साइमन का विरोध किया। उन्होंने अपने संविधान बनाने की बात की और नेहरू कमेटी के नाम से एक संविधान बनाया। और साइमन ने पूरे हिंदुस्तान की जब यात्रा शुरू की तो हर जगह साइमन गो बैक इस तरह के नारे लगाए गए। यही कमीशन जब लाहौर पहुंचा है तो उसका विरोध हुआ, और उस विरोध का नेतृत्व जो है लाला लाजपत राय कर रहे थे, और वहां पर उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और उस लाठीचार्ज से वो मारे गए। लाला जी की मृत्यु से सब एकदम सटके में आ गए थे। आखिर कितने साथियों को अपनी जान की आहुति देनी होगी? कब तक हम अपनों को इस तरह शहीद होते देखते रहेंगे? आखिर मरने वाले किसी मां के बेटे थे, किसी युवक के आदर्श थे, किसी संगठन के प्रेरणा थे। सवाल अनगिनत थे, जवाब में हम सब चुप थे। चुप्पी मैंने ही तोड़ी। पुरानी कहावत थी, उसे साधने का वक्त आ गया था। जिसकी लाठी उसका सर। लाला जी की मौत का बदला अंग्रेज अफसर स्कॉट, जिसने लाठी चार्ज का आदेश दिया था, उसकी मौत से ही हो सकता था। भगत सिंह ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई और इस काम को अंजाम देने का जिम्मा लिया। भगवती चरण वोरा या भगत सिंह या फिर राजगुरु, सुखदेव, इन सब ने ये तय कर लिया कि अब ये इसका बदला हम ज़रूर लेंगे। और उन्होंने लाला लाजपत राय पर जो लाठियां पढ़ीं उसको देश का, राष्ट्र का अपमान समझा। उन्होंने ये तय कर लिया कि वो स्कॉट, जो कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, उसको नहीं छोड़ेंगे और उसको मारने के लिए एक योजना बनाई गई। सॉन्डर्स मोटरसाइकिल में थे और स्कॉट जो थे वो मोटर कार में आए। और ये क्योंकि एक मिस्टेकन आइडेंटिटी, एक संदेह की जो परिस्थिति बन गई थी कि पूरा ये नहीं था, पहचान नहीं थी कि सॉन्डर्स कौन है और स्कॉट कौन है, तो इस वजह से सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई। इनको जरूरी काम से कलकत्ता जाना पड़ा। उस रात मैं अकेली थी जब रेडियो पे सॉन्डर्स की हत्या की खबर आई। साथ में ये भी कहा गया कि वो जानते थे ये हत्या किसने की है और बहुत जल्द वो अपराधी पकड़े जाएंगे। ये मालूम था कि जिन लोगों ने मारा उसमें एक लड़का है जिसकी छोटी दाढ़ी है, तो भगत सिंह के बारे में एक रेफरेंस अंदाजा है कि सरदार है वो। और भगत सिंह ने उसके बाद अपने दाढ़ी जो है अपनी शेव करा ली, बाल पूरे शेव करा लिए। गोरे बहुत थे भगत सिंह, एंड ही वाज वेरी हैंडसम। डर, धीरज, आशा और निराशा की धूप छांव में दिन कट रहे थे।
मैं बच्चों को रोज की तरह पढ़ा रही थी कि अचानक मैं चौंक गई। शाम हो चुकी थी। कौन हो सकता था? मैंने दरवाजा खोला तो एक अंग्रेज से दिखने वाले आदमी से सामना हुआ। आजाद और सुखदेव को देखकर जान में जान आई। वो आदमी मुस्कुराते हुए बेबकी से धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। मैं परेशान, ये कौन मुंह उठाए इस तरह अंदर आ गया था? मैंने सुखदेव को अकेले में पूछा कि ये कौन आदमी है जो इतना अपनापन दिखा रहा है, जिससे वो मेरे घर ले आया है। सुखदेव हंस दिया। वो अंग्रेज आदमी भी मुस्कुरा उठा। बोला, अगर भाभी नहीं पहचान पाई तो मतलब मैं पास हो गया। वो भगत था। अपने साथियों से मिलने की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। उन लोगों ने बताया कि पुलिस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। मैंने तुरंत निर्णय लिया और अपने विद्यालय को छुट्टी की दरख्वास्त लिख डाली। मैं समझ गई थी कि अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो पकड़े जाएंगे और मार डाले जाएंगे। कुछ कदम उठाना जरूरी था। बच्चे अचानक छुट्टी पाकर बहुत खुश हुए। शुक्र था कि उनके मासूम जीवन अभी तक इस क्रांति की उलझनों से अनजान थे। पता नहीं कहां से शक्ति का संचार हुआ और मैंने पूरी योजना बना डाली कि हम किस तरह ट्रेन के जरिए लाहौर से कलकत्ता के लिए उस रात ही रवाना होंगे। और जब इन लोगों को समझाया तो वो भी तुरंत मान गए। दुर्गा देवी बोहरा सबसे अग्रणी है और सभी उनसे परामर्श भी करते हैं, सभी उनसे राय भी लेते हैं। भगत सिंह भी उनको बहुत मानते हैं, ये भी भगत सिंह को बहुत मानती हैं। तो ऐसे में इनका महत्व बहुत ज्यादा है और इतना बड़ा खतरा मोल लेना क्रांतिकारियों द्वारा कि दुर्गा देवी साथ में जाएंगी, इसका मतलब दुर्गा देवी पर बहुत ज्यादा विश्वास है। मेरा दिल धौंकने की तरह चल रहा था, पर भगत, राजगुरु और आजाद को पुलिस की आंख से बचाकर लाहौर से कलकत्ता पहुंचाना बहुत जरूरी था। अपनी खुद की जान से भी ज्यादा, सच्ची की जान से भी ज्यादा। सच्ची मेरा बेटा था, ये देश के बेटे थे। चलने से पहले भगत और सुखदेव दोनों ने चेतावनी दी, भाभी एक बार और सोच लो, अगर पकड़े गए तो सब मारे जाएंगे, ये सच्ची भी। मैंने कहा, सच्ची एक क्रांतिकारी का बेटा है, उसे एक शहीद की मौत नसीब हो तो उससे बड़ी बात क्या होगी। जो बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है वो ये है कि महिलाएं उस समय एक पत्नी के रूप में ज़्यादातर काम कर रही थीं, अपने पति के साथ इन क्रांतिकारी संगठनों में काम कर रही थीं। परंतु इस घटना के दौरान दुर्गा भाभी ने अपना पारंपरिक जो एक रोल था एक पत्नी का, वो बदल दिया। वो अब भगत सिंह की पत्नी बनकर कलकत्ता के लिए रवाना हो गई। भगत और मेरा फर्स्ट क्लास का टिकट लिया गया और राजगुरु का थर्ड क्लास का। नौकर जो बने थे। अपनी बहुत ही खूबसूरत एक सिल्क की साड़ी पहन के, और भगत सिंह बिल्कुल एक वेस्टर्नाइज्ड इंडियन, पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हुए भारतीय बन के इस रेल के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद भी एक सन्यासी के रूप में उस समय हमें नज़र आते हैं। और राजगुरु जो हैं वो दुर्गा और भगत सिंह के नौकर बन के इस पूरी जो यात्रा है उसमें शामिल होते हैं। लाहौर से निकलना लगभग इम्पॉसिबल था उस वक्त, क्योंकि ये सभी को मालूम था कि जो भी मारा है, जिसने भी ये हत्या की है, असैसिनेशन किया है, वो लाहौर के बस स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से, इन सब जगहों से निकलेगा। सड़क से निकलेगा या ट्रेन से निकलेगा।
वो सारी जगहें अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेज पुलिस थी। बहुत ही लगभग असंभव था। आजाद पहले से ही भेस बदलकर बैठे हुए थे। मौका पाते ही वो भी ट्रेन में चढ़ गए। सबके पास हथियार थे, क्योंकि इनको भी उम्मीद नहीं थी कि हम आसानी से निकल पाएंगे। तो ये पूरे उम्मीद थी कि स्टेशन पे एक एनकाउंटर संभव है। और दुर्गा देवी से ये बात जब कही गई, सुखदेव ने ये बात कही कि बच्चे को लेके जा रही हो, इसमें बच्चा भी तुम्हारा शहीद हो सकता है, तो दुर्गा देवी ने कहा कि इससे अच्छी शहादत मेरे बच्चे को और क्या मिल सकती है। ये हमें लगता है कि दुर्गा देवी की सोच की गहराई हमें समझ में आती है कि क्या कमिटमेंट था और क्या प्रतिबद्धता थी दुर्गा देवी में, अपने छोटे से बच्चे को देश के नाम पर कुर्बान कर देना, जो कि लगभग निश्चित था कि यह होना है। पुलिस का पहरा इतना सख्त था कि कोई चिड़िया वाकई में पर नहीं मार सकती थी। हम तीनों ने शरीर पर महंगे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन सिर पर कफन बांध के निकले थे। डर को काबू में कर हम ट्रेन में चढ़े। एक बार ट्रेन में चढ़े तो लगा कि खतरा पार हो गया है। मैं गलत थी। अंग्रेज अफसर को हम पे शक हो गया था। वो हमारे पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ गया। अंदर हम इत्मीनान की सांस ले ही रहे थे कि वो दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। वो हमें कुछ बोलता इसके पहले मैंने उसके हाथ में रोते हुए सच्ची को थमा दिया और कहा कि क्या वे मेरी मदद करेंगे। वो हड़बड़ा गया। इस हरकत के लिए वो तैयार नहीं था। उसने सच्ची को जैसे तैसे पकड़ा और फिर मुझे वापस थमा के भाग गया। उसे लगा होगा बच्चेदार औरत इतने खुफिया काम पे बच्चा साथ लेकर तो नहीं निकलेगी। दुर्गा देवी, इस मामले में हमें जानना चाहिए कि भारत की राजनीति में महिला क्रांतिकारियों की अगली कतार की महिला है वो। उनके पहले हमें महिलाओं में कोई क्रांतिकारी महिला नहीं दिखती है। एक मैडम कामा दिखती हैं जिन्होंने तिरंगा झंडा बनाया था। उसके बाद हमें दुर्गा भाभी दिखती है। ट्रेन लाहौर छोड़ चली। जिस दिन लाहौर से परिंदा भी बिना इजाजत पर नहीं फड़का सकता था, उस दिन मुझे, भगत सिंह, राजगुरु और आजाद को लेकर ठीक पुलिस के नाक के नीचे से ये ट्रेन चल पड़ी। ये तीनों कितने भी बड़े लीडर और युवा क्रांतिकारी क्यों न थे, मेरे लिए उस समय मेरे सच्ची समान ही थे। भगवती चरण वोरा खुद अपनी बहन के साथ उनको रेलवे स्टेशन पर लेने आए थे और उनकी बहन सुशीला दीदी जिन्हें कहा जाता है, ये उनको फिर सेठ छाजू राम, जो कि एक प्रतिष्ठित वहाँ के धनी व्यापारी थे, उनके घर उनको ले जाती हैं। और इससे ज़्यादा जो हमें और भी इतिहास की पुस्तकों में वर्णन मिलता है वो ये है कि उस समय जब ये लोग कलकत्ता पहुंचते हैं तो इनके वहाँ के क्रांतिकारियों के साथ बहुत संबंध हो जाते हैं। और जतेंद्र नाथ दास एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं जिनसे इनका संपर्क होता है, जो इन्हें बॉम्ब बनाने की तरकीब बताते हैं। तो ये एक नए माहौल में कलकत्ता में फिर आ जाते हैं और फिर बाद में वहाँ से भगत सिंह कुछ दिन वहाँ रहते हैं और फिर बाद में दुर्गा भाभी जो है वो लाहौर लौट आती हैं। लाहौर वापस आए अब काफी समय बीत गया था। इस बीच भगत और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में भरी असेंबली में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और बम फेंके। इसके लिए वो लोग अरेस्ट हो गए।
अब यहाँ बम बनाने का काम तेजी पकड़ रहा था। हम बम फेंककर भगत को जेल से छुड़वाना चाहते थे। और अब इन लोगों की योजना ये है कि भगत सिंह को जेल से छुड़ाया जाए। और बाकायदा ये योजना होता ये था कि लाहौर में 2 जेल है, एक सेंट्रल जेल और एक बोस्टन जेल। तो बाकी साथियों को रखा गया है सेंट्रल जेल में, इनको रखा गया बोस्टन जेल में। दोनों जेल एक दूसरे के आमने सामने हैं और मुकदमा जो है जेल के अंदर चल रहा था। ऐसे में रोज भगत सिंह इस जेल से इस जेल में लाए जाते थे। योजना यह बनी कि जिस समय वो पुलिस की गाड़ी में इस जेल से उस जेल में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, उस समय वहां पर बम फोड़कर जो है उनको छुड़ाया जाए। उसके लिए बम चाहिए, बनना चाहिए और बम का टेस्ट होना चाहिए। बम बना लिए गए। उस बम में एक बम की जो ट्रिगर है वो थोड़ा ढीला था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इनका काम पूरा हुआ और बम बनकर तैयार हो गए। मैंने इनके माथे पर तिलक लगाया और लड्डू का टुकड़ा मुंह में डाला। आंगन पास ही बैठे पढ़ते हुए बच्चों के शोर से गूंज उठा। सबको लड्डू चाहिए था। मैंने बच्चों से कहा कि जब ये लोग लौट आएंगे तब सब में मिठाई बटेगी। बच्चे मान गए। मुस्कुराते हुए ये अपने साथियों के साथ नदी की तरफ बम टेस्ट करने चले गए। अब पढ़ते वक्त सिर्फ मेरी ही नहीं, बच्चों की भी आंखें रह रहकर दरवाजे की तरफ लौटती थीं। हम सभी को इनके वापस लौटने का इंतजार था। जब वहां पहुंचे तो भगत सिंह ने देखा कि ये तो बम का ट्रिगर ढीला है। तो जब सुखदेव राज ने कहा कि हम इसको टेस्ट करें, तो कहा नहीं, तुम नहीं टेस्ट करोगे, इसको मैं टेस्ट करूंगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट थे। और जब उन्होंने उसको बम को टेस्ट करने के लिए फेंका तो वो बम बजाय बाद में फटने के उसी वक्त ट्रिगर ढीला होने की वजह से उनके हाथ में ही फट गया और उनकी पूरा हाथ जो है उड़ गया और पेट से आंतें भी बाहर आ गईं और वहीं पर वो बेहोश होकर गिर गए। और तब ये लोग भाग कर आए और इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो यशपाल और वैशंपायन, उसके बाद ये लोग गए, वहां उनकी बॉडी पड़ी हुई थी। उसको इन लोगों ने नदी में, क्योंकि जला सकते नहीं थे, इसलिए नदी में जो है उसको छोड़ दिया। मुझसे पहले बच्चों ने कदमों की आहट पहचान ली। वो शोर मचाने लगे कि उन्हें वादे के मुताबिक मिठाई दी जाए। मैंने खुश होकर लड्डू बांटना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर थी। वैशंपायन और यशपाल मुझसे नजरें नहीं मिला रहे थे और मेरी नजरें इन्हें ढूंढ रही थीं, पर ये दिखाई ही नहीं दे रहे थे। लड्डू खत्म होने को आए थे। मैं इनके हिस्से का लड्डू बच्चों से बचाकर रखे हुए थी, पर ये तो दिख ही नहीं रहे थे। शायद वैशंपायन और यशपाल आगे निकल गए और ये पीछे रह गए, पर वो आ क्यों नहीं रहे थे? आखिरकार झुके हुए सर और माफी मांगती हुई आंखों का भाव मैंने पढ़ लिया और समझ गई कि ये अब कभी नहीं लौटेंगे। उनकी शहादत अनएक्सपेक्टेड है। भगत सिंह को छुड़ाने के लिए योजना है, उस योजना के लिए बम टेस्ट करना है और बजाय भगत सिंह को छुड़ाया जाए या छुड़ा पाए उसके पहले खुद का भगवती चरण का को खो देना केवल संगठन का नुकसान नहीं था, केवल देश का नुकसान नहीं था, बल्कि
दुर्गा भाभी का व्यक्तिगत बहुत बड़ा नुकसान था ये, क्योंकि अब उनकी दुनिया में कोई नहीं रह गया है। 1930 के बाद जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है और जब वो फरार क्रांतिकारी का एक रूप बना लेती हैं, जिसमें उनको बहुत सी यात्राएं करनी हैं, जिसमें उनको बहुत से भेष बदलने हैं, तो वो मौका आने पर कोई भी पहनावा अपना सकती हैं। तो जब वो रावलपिंडी जाती हैं तो वो बताती हैं कि किस तरह से वो सलवार कमीज़ पहन के इस खेमे में रहती हैं सर्दी के दिनों में, और एक फटी हुई दरी के अंदर वो ये बॉम्ब लेके लाहौर वापस आती हैं। जब वो जयपुर जाती हैं तो वो लहंगा पहनती हैं, और वो भगत सिंह से भी जेल में मिलने गई उनकी चाची के रूप में। इनके जाने के बाद हमें भी लाहौर छोड़ना पड़ा। अब ये नहीं थे, पर इनके दिए गए आदर्श तो थे। इनका बेटा और सपना दोनों मुझे पालने थे। मैं पार्टी की गुप्तचर थी। मैंने अपने खुफिया काम जारी रखे। भगत की चाची बनकर उससे मिलने जेल गई। भगत की आंखों में आंसू देखकर खुद को मजबूत किया। जेल के भीतर भगत को पार्टी के कामों की खबर मिलती रहे, उनका मनोबल बना रहे, इसीलिए मैं नियमित तौर पर जेल जाती रही। क्रांतिकारियों की योजना पहले यह थी, दुर्गा भाभी जिसमें शामिल थी, कि भगत सिंह को छुड़वाया जाए। लेकिन भगवती चरण वोहरा की मृत्यु के बाद यह संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई और मुकदमा चल रहा था। पूरे देश की नज़र उस मुकदमे पर थी। जेल के बाहर तमामों पब्लिक उस समय इकट्ठा रहती थी उस मुकदमे को सुनने के लिए। पूरा एक राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ था। उसमें जब 7 अक्टूबर को ये फांसी की सजा सुनाई गई तो सबसे ज्यादा दुर्गा देवी वोहरा का इसमें इंसिस्टेंस था कि नहीं, कुछ होना चाहिए। दुर्गा देवी वोहरा, वैशंपायन, यशपाल, इन लोगों का था कि कुछ होना चाहिए, जो लोग पकड़े नहीं गए थे। आजाद ये नहीं चाहते थे। वो भगवती चरण वोहरा को खोने के बाद, तमाम साथियों को खोने के बाद, आजाद बहुत ही भावनात्मक रूप से टूट चुके थे कि मैं साथियों को इकट्ठा करता हूं और फिर एक के बाद एक चले जाते हैं। ऐसे में वो दुर्गा देवी वोहरा और यशपाल और ये लोग जाकर वैशंपायन बंबई में कोई कांड करें और मारे जाएं, तो वो इसके खिलाफ थे कि अभी जल्दबाजी में कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लोग वहां से बॉम्बे चले आए कि नहीं, कुछ न कुछ तो करना ही करना है। और करना क्या है कि बॉम्बे के गवर्नर को गोली मारनी है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। हमें अपने तरीके से इसका जवाब देना था और वही हम देने आए थे। और यहां आकर वैशंपायन के साथ मिलकर इन लोगों ने जब पता किया तो यहाँ के राजभवन में घुस पाना भी संभव नहीं था, वो पॉसिबल नहीं था। हेली के घर के बाहर सख्त पहरा था, पर बिना कुछ किए हम जाना नहीं चाहते थे। काफी घंटे इंतजार करने के बाद हमने कुछ अंग्रेजों को देखा। आते वक्त रास्ते में लेविंगटन रोड पे कुछ अंग्रेज पुलिस वाले जब दिखे तो साथियों ने आदेश दिया कि शूट, और दुर्गा भाभी ने ये गोली चलाई। मैंने निशाना लगाया। हमारे क्रांतिकारी भाइयों की मौत का बदला किसी को तो चुकाना था। मैंने गोली चला दी। जल्दबाजी में गलतियां हो जाया करती हैं। हमसे भी गलतियां हुई। इस कांड के बाद कार से निकलने में जो कपड़ा फंस गया और पुलिस को मिला कि इसमें कोई महिला शामिल है, तो महिलाएं कोई इतनी ज्यादा नहीं है कि आप ट्रेस न कर पाए कि कौन होगा।
उस काली साड़ी के टुकड़े की वजह से पुलिस समझ गई कि लैमिंगटन रोड के कांड में मेरा हाथ था। ये भी हमें पढ़ने को मिलता है इतिहास की किताबों में और उस समय की ब्रिटिश प्रेस में कि ये सबसे पहला महिला उग्रवादी का अटैक था। मैंने बंबई के क्रांतिकारियों के घर पनाह ली, पर पुलिस वहां भी पहुंच गई। मैं एक बूढ़ी बीमार महिला बनके कमरे में लेटी हुई थी, पर सच्ची बाहर खेल रहा था। पुलिस ने पूछा, ये बच्चा किसका है? भाव ने कह दिया, उनकी बहन का बच्चा है। अगर उन्होंने सच्ची से पूछा होता कि वो कहां से आया है, तो वो सच सच बोल देता। छुपन छुपाई का जो खेल मैं ब्रिटिश पुलिस के साथ खेल रही थी, वो दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा था। 31 मार्च 1931 को भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु की फांसी हो गई। भगवती चरण वोहरा उसके कुछ ही दिन पहले मर गए थे और भगत सिंह की फांसी के पहले ही भगवती चरण मर चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद का इलाहाबाद में इनकाउंटर हो चुका है। तो दुर्गा भाभी का कोई बचा नहीं, न पति, न भगत सिंह, न आजाद, और कोई सहारा देने वाला भी नहीं है जो एक ऐसी क्रांतिकारी महिला को अपने घर में सहारा दे सके। पुलिस को लगातार इनकी तलाश है। लैमिंगटन रोड शूटिंग केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, इसलिए उनकी तलाश है क्योंकि गोली इन्होंने चलाई थी। और अब बच्चा था बस साथ में, कोई ठिकाना था नहीं, कहां जाए कहां ना जाए। मेरे साथ साथ मेरा सच्ची भी दर बदर हो गया था। मैं 2 दिशाओं में खींची चली जा रही थी। मैं हार नहीं मान रही थी, पर आगे क्या करना है, ये सोचने का समय चाहिए था। इसके आगे अब क्या करूं मैं? मैंने सच्ची को सुरक्षित हाथों में दिया और खुद चल दी अकेली एक नए सफर पर, क्रांति का सफर। जिस तरीके से उनको इन सब मुश्किलों से जूझना पड़ा होगा, ये इसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर एक तो राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं के अपने अनुभवों के बारे में ना ज़्यादा जानकारी होना, इस पर भी इशारा उठता है कि हमें पता ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं है कि इस तरह की औरतें किस तरह से अपने निजी और सार्वजनिक जीवन में जूझ रही थी। मैंने अपनी सभी भूमिकाएं निभाई, हर फर्ज अदा किया, एक पत्नी का, एक गृहिणी का, एक देशभक्त का, कभी एक गुप्तचर बनके, कभी किसी की भाभी बनके। पर क्यों मैं एक माँ का फर्ज अदा नहीं कर पाई? क्यों चुनना पड़ा मुझे अपने बेटे और क्रांति के बीच? पुलिस ना पकड़ पा रही थी, ना चैन से काम करने दे रही थी।
थक कर या कहें झल्ला कर मैंने खुद ही सरेंडर कर दिया। उन्होंने सरेंडर कर देना उचित समझा और उन्होंने आत्मसमर्पण किया और उनको जो है 3 साल की कैद हुई, 3 साल वो जेल में रही। भगत भैया ने सही कहा था, बुढ़ापे तक सर हिला हिला के मरने से अच्छा है जवानी में शहीद हो जाना। कोशिश हमने पूरी की, पर शहादत नसीब वालों को ही मिलती है। तीन साल जेल में रहने के बाद वो छूटी और छूटने के बाद वो लखनऊ आकर बसी। चूंकि वो पढ़ा रही है, बचपन से ही हम देखते हैं कि वो पढ़ाने का काम कर रही हैं, इसलिए उन्होंने लखनऊ में 4 बच्चों को लेकर पढ़ाना प्रारंभ किया। लखनऊ में एक लखनऊ पब्लिशिंग हाउस है, उसके बगल में किराए के मकान में उन्होंने छोटा सा स्कूल खोला। धीरे धीरे वो स्कूल बड़ा हो गया। बाद में आज़ादी मिल गई और तब उन्होंने लखनऊ में एक ट्रस्ट बनाया, रफ़ी अहमद मेमोरियल ट्रस्ट, और लखनऊ मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज की स्थापना की, जिसके पहले अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। हम ये देखते हैं कि दुर्गा देवी बोहरा केवल अंग्रेजों को भगाने तक के लिए सीमित नहीं था मामला। अंग्रेज चले जाएंगे, उसके बाद एक नए देश का निर्माण करना है और वो काम शिक्षा के माध्यम से होगा। ये एक जीवट की महिला है, कैसी महिला है कि ये सब कुछ खोने के बाद अभी भी उसने साहस नहीं छोड़ा है कि नया हिंदुस्तान बनाना है। तो एक बहुत गजब का सपना उस महिला में, मतलब कि हिम्मत ना हारना। मैंने इस देश की उपजाऊ भूमि को शिक्षा से सींचा ताकि आने वाली पीढ़ी पनप सके। अब मैं एक जासूस नहीं, सिर्फ एक अध्यापिका थी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.